ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम इस द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, इस लिविंग चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था और वहाँ पे हमने बताया था क्योंकि ये आपके क्लास 11th जो बायो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए हमने पहले ही कहा था कि आपको बायो में इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होने वाला है कंप्लीट स्टडी करना बायो की। तो ये चैप्टर बाकी चैप्टर के से कंपेयर अगर करें तो थोड़ा सा आसान चैप्टर है और छोटा भी है, बहुत ज़्यादा आपको डायग्राम भी बनाने नहीं पड़ेंगे। बट अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। तो शुरुआत में इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें। तो हमने इसे स्टार्ट कैसे किया था, हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था इस चैप्टर को। उसके अलावा हमने बायो की डिफिनेशन बताई थी, आपकी जो बायोलॉजी है उसकी डिफिनेशन हमने बताई थी। जब हमने बायोलॉजी की आपको डिफिनेशन बताई तो उसमें हमने कहा कि जो हमारा बायोलॉजी है एक्चुअली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे दो वर्ड आपके हैं, दो ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है बायोलॉजी। तो एक बायो हो गया एंड सेकेंड इसमें लोगस। तो आपको पता है कि बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ होता है, और लोगस मीन्स स्टडी। तो हम उस साइंस के ब्रांच को पढ़ रहे हैं जिनमें हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, लाइफ की स्टडी करने वाले हैं। लाइफ क्या होती है हम इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। और उसके बाद हमने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद हमने बायोलॉजी को देखा, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की डिफिनेशन क्या होती है। एक्चुअली एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि बायोलॉजी की डिफिनेशन, यहाँ से तो आप आसानी से बायोलॉजी का डिफिनेशन बना सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ और विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये तो हो गया आपका बायोलॉजी। और उसके बाद हमने बताया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो उसके बारे में भी हमने बताया। फादर ऑफ बायोलॉजी, देन बायोलॉजी में आपकी दो ब्रांच है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी, इसके लिए हमने पहले से ही वीडियो बना के डाल दी है, तो आप उस वीडियो को, जो वीडियोस हैं आपके ग्रुप में पड़ी हुई है, आप उनको देखें तो उससे समझ में आ जाएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जूलॉजी कौन है, बॉटनी कौन है। हमने इसके बारे में बताया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम इसमें किसकी स्टडी कर रहे हैं, लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। लाइफ का मतलब आपको समझना पड़ेगा लाइफ क्या होती है। अब देखो, लाइफ की भी अलग डिफिनेशन है। अब अगर बात करें तो बहुत सारी डिफिनेशन हो सकती है। कॉमर्स वाले अपने अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, फिलोसफिकल तरीके से भी उनकी डिफिनेशन होती है। और आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस वे में भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम साइंस के तरीके से इसे डिफाइन या फिलोसफिकल तरीके से इसको अगर डिफाइन करें तो ये कुछ भी हो सकता है अलग तरीके से, जिस फील्ड में होगा। अगर सोशल साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आप उस सोसाइटी के हिसाब से आप उसकी डिफिनेशन बनाएंगे। लेकिन आप एज ए साइंस स्टूडेंट आपकी जो डिफिनेशन होती है इसमें आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है। लाइफ क्या है, लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, एटम्स and ions. This is the combination. Life is the combination of different molecules, atom and which facilitate the vital activities in our body. तो मतलब हमारी बॉडी में लाइफ क्या होती है, लाइफ एक कॉम्बिनेशन है, मॉलिक्यूल, एटम और आयंस का कॉम्बिनेशन है, जो किससे फैसिलिटेट करता है, उस वाइटल एक्टिविटीज़ को, उस लाइफ प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज अगर ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही तो हम नॉन लिविंग है। विच फैसिलिटेट लाइफ एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ तक आपने पहले भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखो,
ये लाइफ एक्टिविटीज़ कहाँ पे होती है या फिर लाइफ एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, अगर हम इसके बारे में देखें वेयर डज लाइफ एग्जिस्ट, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेयर डज लाइफ एग्जिस्ट, तो लाइफ एग्जिस्ट कहाँ पे करती है, इस क्वेश्चन के बारे में हमें देखना पड़ेगा। आपने प्रोटोप्लाज्म वर्ड सुना होगा, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस हक्सले। जूलियस हक्सले, तो जूलियस हक्सले ने फर्स्ट टाइम कहा, इनका एक स्टेटमेंट है अबाउट प्रोटोप्लाज्म के बारे में इनका एक स्टेटमेंट था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप अगर आप इसे याद रखें कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, तो वो प्रोटोप्लाज्म है, और ये स्टेटमेंट दिया था आपके जूलियस हक्सले ने। तो सबसे पहले इसने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसे याद रखें, क्योंकि लाइफ को अभी तक क्रिएट नहीं किया जा सका है, और ये बड़ी ही टफ टाइप की हम साइंस पढ़ रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि हम उस साइंस को पढ़ रहे हैं जिसको क्रिएट गॉड ने किया है, और आप उस गॉड के क्रिएशन का जो सीक्रेट है उसे आप रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे स्टडी कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, और हम बहुत सारी चीज़ों पे ओवरकम कर सकें, बहुत सारी डिजीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उनको हम कंप्लीट ख़त्म कर सकें। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे चला रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा, वेयर डज लाइफ एग्जिस्ट, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, दिस इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो इसका मतलब सेल, लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और सेल क्या है, सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, जिनके अंदर वो सारी एक्टिविटीज हो रही है, जिनके अंदर वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। तो अब देखें कि हम कैसे पता चले यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So there are some specific characteristics which are only found in living organisms. If you will talk about non-living organisms, they don't have that kind of characteristics which make them living. तो जैसे आप स्टोन के बारे में बात करें और हमारी बॉडी के बारे में बात करें, आप कंपेयर कर लें, आप चेयर से अपने आप को कंपेयर कर ले, आप बेंच से अपने आप को कंपेयर कर ले, टेबल से कर ले, तो बहुत सारे आप डिफरेंसेस देखेंगे। जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। यानी यही सारी चीज़ें हैं जो एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ये सारी एक्टिविटीज़ डिफरेंस बनाती है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक डिफरेंस बनाती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो उसमें उन सारी जो एक्टिविटीज़ है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हम लिख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको बड़े ही आपको बहुत सारी चीज़ों पे बड़ा ही केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। तो एक्चुअली देखो, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, बट आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बना रही है। तो हमें वो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। तो एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड द एनसीईआरटी हम दोनों जाएंगे, क्योंकि हमें बायो पढ़ना है और हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना, हमें फ्यूचर के लिए भी पढ़ना है, हमें बहुत सारे कंपटीशन को बीट करना है, हमें एक बेहतरीन स्टूडेंट बनना है। तो उन सारी की चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए बायो का। तो हम बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी तक ही हमारी लिमिटेशन एनसीईआरटी नहीं है, हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी जाके चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताना, उसके बाद वीडियो को एडिट करना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए
ट्राई करेंगे कि NCERT तक रहें, और आप लोग कोशिश थोड़ा करिएगा कि आप जो भी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट करते हैं आप उसको कंप्लीट आप करके आप हमें पर्सनल विंडो पे आप उसे सेंड कर सकते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं पहली एक्टिविटी के बारे में या पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसमें आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? एक चीज़ आपने 9th में अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ बताई गई होगी, सेल थ्योरी के बारे में बताया गया होगा। अगर आपको याद होगा तो आपने क्लास 9 में थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया होगा कि श्लेडन श्वान वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की थ्योरी दी थी, सेल के बारे में उन्होंने एक थ्योरी दी थी। और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट उसमें ऐड किया गया था वो था रॉबर्ट विर्को का। लेट मी राइट द नेम ऑफ रॉबर्ट विर्को। तो जो लास्ट था रॉबर्ट विर्को। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक स्टेटमेंट दिया था, न्यू सेल्स राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल होती है वो कहाँ से बनती है? पुरानी सेल से बनती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है उन सेल से बनती है। ऐसा नहीं कि अपने से कहीं से निकल आ रही है, कोई जादू मंत्र वाले सिस्टम है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, पुरानी जो नई सेल बन रही है वो पुरानी वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रही है। तो ये ये सबसे पहले रॉबर्ट विर्को ने दिया था। अब होता कैसे ये सारी चीज़ें? अब देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनमें जिससे हमारे प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है। अब बात समझ में आ रही है? प्रोटोप्लाज्म का, मैं ग्रोथ के बारे में बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखें। तो प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, आपको मालूम है, स्पेशली जब सेल DNA उनका डिवाइड करता है। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म का आपका अमाउंट बढ़ गया। ओके, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया। अब जब प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा तो सेल का एक्चुअली साइज बढ़ रहा है, तो वो जो उनके बीच में जो रेशियो होता है उनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो उससे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन होगा तो नई सेल बनेगी। ओके, तो कौन सी सेल बनेगी? यहाँ पे कुछ न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, न्यू सेल्स बन गई। अब जब नई सेल बनेंगी तो नई सेल बनती है, पुरानी सेल खत्म होती रहती हैं। तो अगर नई सेल बनने की स्पीड जो है, तो अगर सेल डिवीज़न की स्पीड और सेल फॉर्मेशन की स्पीड उनकी मोर्टेलिटी से ज़्यादा फास्ट है, मतलब न्यू सेल जो नई सेल है वो फास्ट बन रही है और पुरानी सेल की डेथ स्लो हो रही है, तो इसका मतलब अमाउंट बढ़ेगा, हमारी बॉडी का साइज बढ़ेगा, हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी। एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक छोटा सा प्लांट धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये उनका ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? आपको सेल डिवीज़न है। आप सेल डिवीज़न वाला चैप्टर होगा, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब ये किसी एक डायरेक्शन में, ग्रोथ इन ए डायरेक्शन, ग्रोथ इन अ डायरेक्शन। तो ये ग्रोथ होता है जो एक डायरेक्शन में होता है। जैसे एक हमने कहा प्लांट है, प्लांट बड़ा हो रहा है, प्लांट डायरेक्शन का मतलब एक उसके साथ उसका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो छोटा भी हो जाएगा, उसका एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बढ़ गया, वो भी इरिवर्सिबल चेंज होता है। चेंज हो गया उसके बाद वो वापस अपने पुरानी शेप में वापस नहीं आएगा, पहले की तरह से नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट इसमें है वो है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको समझना पड़ेगा आखिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो चलो हम इसके बारे में बात करते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वाई
उनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई वी कॉल देम लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिकॉज दे बियर अ पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? अगर हम बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि एवोल्यूशन जब हुआ कुछ एनिमल ने ज़्यादा स्ट्रगल किया, कुछ ने कम स्ट्रगल किया। जिसने ज़्यादा स्ट्रगल किया उसके बॉडी का शेप चेंज हुआ, उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। जिसने कम स्ट्रगल किया उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वही सिंपल लेवल का रह गया। तो किसी के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल लेवल की है, किसी के ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स लेवल की है, एंड किसी के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हाई कॉम्प्लेक्स लेवल की है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम बात करें जैसे बैक्टीरिया और अमीबा पैरामीशियम, अगर हम इनके बारे में बात करें, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है वो कौन सा होता है? सेलुलर लेवल। दूसरा, अगर हम उसी के आगे बढ़ जाएं, आप हाइड्रा को देखें, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल की होती है? ऑफ कोर्स टिश्यू लेवल की होती है। तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल की हो गई। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर हम और आगे जाए, टीनिया सोडियम के बारे में बात करें, लिवर फ्लू के बारे में बात करें, उनके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद जो हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें या फिर हम अर्थवॉर्म के बाद से बात करें, तो उसमें आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब उनके जो उनके बॉडी में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो डाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, सारी चीज़ों के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए एक सेट ऑफ ऑर्गन है। ओके, तो सिस्टम वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सेट ऑफ ऑर्गन होते हैं। किसी एक काम को करने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेट जो होता है ना वो उस काम को करता है, और जब काम ग्रुप करता है और एक काम को करने के लिए वो जब डिफ्रेंशिएट हो जाता है, तो इसका मतलब उस काम को एफिशिएंटली किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? उस काम को अगर एफिशिएंटली करना है तो आप एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ए सेट ऑफ ऑर्गन, इफ ए सेट ऑफ ऑर्गन विल परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन in a group, then it mean they will perform this function more efficiently in comparison to those organs which have cellular level of body organization, tissue level of body organization. तो एक सिस्टम मतलब डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन होते हैं वो एक काम को, पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं वहाँ पे, और तो उसी के लिए वो डिफरेंशिएट है और उसी काम को मोर एफिशिएंटली कर रहे हैं। जैसे कि एक टीचर जिसने क्लास 10 तक पढ़ाई की है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो हर सब्जेक्ट पढ़ा ले रहा है। लेकिन एक टीचर जिन्होंने एमएससी करा हुआ है, जिन्होंने पीएचडी करा, वो किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ाएगा बट बहुत ही डिटेल से पढ़ाएगा। किसी एक टॉपिक पे पढ़ाएगा बट डिटेल में पढ़ाएगा। मुझसे कोई कहेगा मैथ के बारे में पढ़ाने के लिए, मैं मैथ को उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। लेकिन एक क्लास 10 का टीचर, अगर क्लास 10 में पढ़ा हुआ टीचर किसी छोटी क्लास में जा रहा है, वो उसे हिस्ट्री भी पढ़ा सकता है, साइंस भी पढ़ा सकता है, मैथ भी पढ़ा सकता है, हिंदी भी पढ़ा सकता है, उर्दू अरबिक वो भी पढ़ा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है, लेकिन एफिशिएंटली नहीं कर सकता। अपने काम जो काम कर रहा है वो हाई लेवल की, आपके 11th और 12th की वो साइंस और मैथ को नहीं पढ़ा सकता। वो साइंस और 11th के मैथ कौन पढ़ाएगा? वो पढ़ाएगा जिसने उसे उसके बारे में डेप्थ में नॉलेज रखी हुई है, जो डिफ्रेंशिएट हो गया है उसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके तंजीम सर हैं, जफ़र सर हैं, जिन्होंने जफ़र सर जो आपके फिज़िक्स पढ़ाते हैं, तो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने एमएससी करा हुआ है, मोर एफिशिएंटली पढ़ा सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये याद रखना, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गए? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पर देखते हैं, वो है हमारा रिप्रोडक्शन। आपकी एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक which says that everything which can reproduce are living। तो ये कोई एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पहले इस चीज़ को समझिए। आप ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ लिविंग में देखने को मिलता है,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, ये एब्सोल्यूट है, पाया ही जाएगा। बट रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। जनरली तो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बड़ी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। When an organism can produce its own copy for the maintaining its future generation। लेकिन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये पाया ही जाएगा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। आप स्टेराइल जो कपल को देख लें, जैसे इंसानों में जो स्टेराइल कपल होते हैं उनके बच्चे नहीं होते, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं होते, बट स्टिल दोज कपल आर लिविंग। म्यूल्स के बारे में बात करें, म्यूल्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो भी स्टेराइल होते हैं, बट फिर भी लिविंग है। हनी बी, वर्कर हनी बी के बारे में बात करें, आप उनको भी देख लें, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ ड्रोन्स हैं, हनी बी में ड्रोन्स और जो क्वीन होती है आपकी वो रिप्रोडक्शन करती है, जो वर्कर बीज होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आप एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक नहीं कर सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर वर्कर भी तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, बट दे आर स्टिल लिविंग, वो लिविंग है। तो हम रिप्रोडक्शन को एक एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, बट इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाया जाता, ये लिविंग के अंदर पाया जाता है। बात समझ आ रही है? अब रिप्रोडक्शन के बेस पे अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दें, तो हम ऑर्गेनिज्म को कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक मिनट ऐसे रिप्रोडक्शन के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को अगर डिवाइड करें, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और कुछ के पास रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते। ओके, तो जैसे हम बात करें, कुछ के पास जिनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और कुछ के पास रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट होते हैं। जिनके पास एब्सेंट होंगे मीन्स उनका मतलब उनकी बॉडी में कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो हम वो कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, मीन्स आप उनका कौन सा जेंडर देंगे। जेंडर अगर हम बात करें तो आपका मेल होगा, फीमेल होगा, यही ना। तो जिनकी बॉडी के अंदर मेल पार्ट होता है वो तो रिप्रोडक्टिव हो गए, फीमेल पार्ट होगा वो भी रिप्रोडक्टिव हो गए, लेकिन जिनके पास कोई पार्ट नहीं होगा आप उनको एसेक्सुअल कहेंगे, क्योंकि वो हो गए एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो गए। और रिप्रोडक्टिव में दो हो गए, एक आपका मेल हो गया और एक फीमेल हो गया जिनके पास रिप्रोडक्टिव हो। बट ये तो कम से कम रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं ना, इनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया है, तो इनको आप ये सेक्सुअल हो गए, इनके पास से कोई ना कोई जेंडर पाया जा रहा है, इनके पास कोई सेक्स पाया जा रहा है, बट इनके पास कोई भी सेक्स नहीं पाया जा रहा है, इनके पास कोई जेंडर नहीं पाया जा रहा है, तो इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एब्सेंट है, इनके पास है। तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल, जिनके पास या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट या दोनों पार्ट पाए जा रहे हैं एक ही बॉडी के अंदर, वो आप उनको सेक्सुअल कहेंगे। अगर मेल अलग है फीमेल अलग है तो आप उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल, और अगर मेल और फीमेल दोनों एक साथ है तो आप उन्हें बाइसेक्सुअल कहेंगे। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो हमने उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया सेक्सुअल और एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में आप देखेंगे, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो हायर कैटेगरीज के हायर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल जिनका होगा वो उनके अंदर सेक्सुअल पाया जाएगा, उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन, उनके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट में गैमेट बनेंगे और गैमेट बनेंगे तो फिर वही बाद में प्रोड्यूस करेंगे, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, हाँ, तो सेक्सुअल जिनमें गैमेट फॉर्मेशन होगा और एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिनमें आप स्टेम को कट करते कहीं भी लगा देते हैं, और बहुत सारे प्लांट में आप देखने को मिलेगा। आप उनके में बर्ड्स पाई जाती हैं, उनमें नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, उनकी हेल्प से वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। बर्ड में आपने उसमें देखा होगा क्या नाम है, ईस्ट में देखा होगा, उस हाइड्रा में उनमें देखा होगा, दोनों में बर्डिंग पाया था। फिशन आपने देखा होगा, यहाँ पे बाइनरी के बजाय फिशन लिख देते हैं, क्योंकि जो फिशन होते हैं वो बाइनरी एंड मल्टीपल दोनों टाइप के होते हैं। तो फिशन जो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इनमें देखने को मिलता है।
फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, स्पेशली जो फंजाई कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। और लास्ट वाला जो है रीजनरेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। तो आप इनके बारे में एक नोट तैयार करें, एग्जाम्पल भी इन सब का लिखें। तो ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है, आप इनका डिटेल लिखें, इनके डिफिनेशन के साथ आप इनको लिखें, इनके बारे में स्पोर फॉर्मेशन, इनके बारे में डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ आप इनको लिख लें और हमें दिखाएं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ गलत हो जा रहा है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि वीडियो बनाने में कभी कभी जल्दी में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती, बट